हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप काफ़ी ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे और बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें मैंने आपको 2 वीडियो करा दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उस क्रम में। तो आज आपके लिए हम तीसरा वीडियो लेके आए हैं। तो ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, त्रिज्यखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड क्या कह सकते हैं, उसका चाप की लंबाई, फिर आगे आएगा उसका वृत्तखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो क्या है कि हम आज क्वेश्चन आपको कराएं या ना कराएं, लेकिन आपको बेसिक चीज बताएंगे त्रिज्यखंड होता क्या है, वृत्तखंड होता क्या है। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करिए। देखो त्रिज्यखंड, इसे इंग्लिश में आप सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये इसकी डेफिनेशन है, वृत्त का वह भाग, वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से क्या हो, घिरा हो, वह क्या कहलाता है? आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा हो, तो वह क्या कहलाता है? आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। तो देखो क्या है, एक आपका वृत्त होगा, ये इसका आपका क्या है, ओ केंद्र है, और दो त्रिज्या, जैसे क्या है आप प्रकाश से ऐसे करके बनाते हैं तो एक चाप होता है, तो यहाँ से ये ऐसे करके होगा, तो ये इसका ये चाप हो गया। क्या हो गया? ये इसका चाप होगा। इसे आप ए मान लें, इसे आपको बी मान लें, इसे आप पी मान लें, और इसे आप कह सकते हैं क्यू मान लें। ठीक है, और यहाँ इसका योग क्या होगा? थीटा होगा। इसमें कुछ ना कुछ का एंगल वहाँ कह सकते हैं कोण बनना होगा, 30 डिग्री हो, 45 हो, 90 हो, 120 हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या बन गया? ए ओ बी पी। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका चाप होगा। ठीक है, इसमें आपके क्या है, दो चाप होंगे। एक तो ये आपका होगा छोटा चाप और ये होगा आपका बड़ा चाप। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो त्रिज्याओं, दो त्रिज्या आपकी, ये त्रिज्या हो गई आपकी आर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आपकी त्रिज्या हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। दो त्रिज्याओं एक चाप, एक चाप आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चाप हो गया, से घिरा, ये गिर गया आपका, ये ऐसे ऐसे इसे आप घेर सकते हैं। तो ये घिरा भाग क्या कहलाता है? ये त्रिज्यखंड कहलाता है। तो जो त्रिज्यखंड होता है वो आपका, त्रिज्यखंड जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का कौन सा होता है? एक होता है आपका लघु त्रिज्यखंड। क्या होता है? एक होता है लघु। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। तो जिसमें एंगल आपका छोटा बन रहा होगा तो वो आपका लघु त्रिज्यखंड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या एंगल आपका छोटा है, तो ये लघु त्रिज्यखंड होगा। एक होगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड जिसका एंगल आपका बड़ा बनना होगा। तो देखो यहाँ से ये एंगल तो छोटा है, इसका जो ऊपर वाला होगा ये आपका बड़ा होगा। तो ये ऊपर वाला जो होगा ए क्यू बी, ए क्यू मतलब ओ ए क्यू बी। तो इनका नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लघु त्रिज्यखंड कौन सा है? ए ओ बी पी, ए ओ बी पी, ये आपका क्या है? लघु त्रिज्यखंड है। और दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा है? जो जिसका एंगल आपका बड़ा होगा उसे हम बोलते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये क्या हुआ? ए ओ, ए ओ बी क्यू। ठीक है, तो ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है, और ये आपका जो क्या है, वो आपका लघु त्रिज्यखंड है। अब देखो ध्यान से, ये तो बात हो गई लघु वृत्तखंड क्या है और दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड क्यों, सॉरी, त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड क्या है और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आपका क्या होगा? थीटा एंगल बनना होगा। ये आपका ओ होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका ए होगा, ये बी होगा, ये आपका कह सकते हैं
ये आपका पी होगा, यहाँ आप क्यू मान लें, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, तो लिख ले, माना ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, तथा तथा ओ ए व ओ बी वृत्त की दो त्रिज्याएं, ठीक है, जो कि समान क्या है, आर हैं, समान होगी। ये भी त्रिज्या है और ये भी आपकी त्रिज्या है, तो ये आपकी आर होगी और ये आपकी आर होगी, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बचपन से पढ़ते आए हैं, सभी जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर। जब अंश माप 360 अंश का हो, तब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई ये पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और उसका जो एंगल बनता है वो पूरा का पूरा संपूर्ण क्या से यहाँ से लेके यहाँ तक ओ से पूरा का पूरा 360 हो जाएगा। जब अंश माप, माप और लिखो अंश माप, अंश माप 360 डिग्री का हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एकक नियम से आप सभी जानते होंगे, सभी बच्चे एकक नियम के बारे में आप जानते होंगे, 4 या 5 क्लास में आपने पढ़ा होगा एकक नियम से। देखेंगे, जब अंश माप, मैं आपको सूत्र याद करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं सूत्र कैसे निकल के आता है वो तरीका आपको बता रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपके निकट भविष्य में आपको परेशानी ना हो, सूत्र आपको याद ना करना पड़े, कैसे सूत्र निकल के आता है। जब अंश माप क्या, एक अंश का जो 360 का है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है आपका, पाई आर स्क्वायर है। जब अंश माप एक का हो, एक अंश का हो, तब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 आएगा। जब अंश माप एक अंश का हो जाएगा, अब इसमें लघु लघु त्रिज्यखंड का अगर हम एरिया निकालेंगे तो इसका जो एंगल होगा कुछ ना कुछ तो दिया होगा, 10 20 50 100 कुछ भी तो दिया होगा, छोटा से छोटा, मतलब 180 से छोटा ही होगा वो, 180 से छोटा होगा तो आपका क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड होगा, और 180 से बड़ा होगा तो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड आएगा। तो उसका जो छोटा एंगल होगा वो थीटा होगा। तब जब अंश माप क्या है, थीटा हो, थीटा का हो, तब वृत्त का क्षेत्रफल, अब देखो जब ये एंगल जब थीटा ले रहे हैं तो जो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त ना कह करके उसे क्या बोलेंगे हम, त्रिज्यखंड, क्योंकि वो दो त्रिज्याओं में हमने छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया, दो छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया तो क्या हो गया, वो त्रिज्यखंड हो गया। जब अंश माप थीटा अंश का हो, थीटा अंश का हो, तब वृत्त कह सकते हैं या फिर त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, बड़ा ही आसान हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। भाई एक की वैल्यू आपकी इतनी है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा आपने पढ़ा होगा कि 5 किलोग्राम चीनी 200 रुपए की है, तो 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होते, 40 हो जाती। जब हमें 15 किलोग्राम की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं, 40 गुणा 15 हो जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही है ये, एकक नियम के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका 360 आएगा। तो ये आपका जो क्या आया है वो त्रिज्यखंड का आया है, ये लघु त्रिज्यखंड का, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
कितना होगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होगा। तो इसे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो जैसे क्या है, अगर आपको सीधा निकालना है, पूरा का पूरा 360 अंश का होगा, उसमें कितने भाग का निकालना है, कितने भाग का 30 का निकालना है, ठीक है, तो 30 आएगा। 45 का निकालना है तो 45 आप लिख देंगे। 90 का निकालेंगे तो 90 का आएगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ 90 रख दिया तो 90 से ये वैल्यू 4 बार कट जाएगी और 4 हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बटे 4, तो ये क्या होता है, चतुर्थांश बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल सब चीज वैसी की वैसी है जो पुरानी आप क्लास में पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जाएगा तो त्रिज्यखंड क्या है, उसका एरिया बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे त्रिज्यखंड का जो एंगल छोटा होगा वो त्रिज्यखंड आपका छोटा होता जाएगा। इसमें आपका मेल नहीं क्या है, दो चीज है। तो इसमें आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें आपको आर आपको आवश्यकता होगी और इसमें जो थीटा दिया है उसकी आवश्यकता होगी। बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। अगर इसमें आपको बताना है दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो इसमें लिख सकते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर आप इसमें निकालेंगे तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, लघु वृत्तखंड लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे और आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। देखो यहाँ 360 आएगा, ये ऐसे करके आएगा। तो आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो संपूर्ण वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसमें से आप लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे और आपका आंसर बड़े आसानी से तरीके से आ जाएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्या करा है आगे, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये क्या है, आपका ओ केंद्र है और ये इसकी ए बी, ओ ए और ओ बी आपकी क्या है, ये त्रिज्याएं हैं। और ये मैंने आपको बताया था पी ए, इसे कह सकते हैं लघु चाप। लघु चाप क्या है, ए पी बी, ए पी बी। और इसे आप कह सकते हैं क्यू दीर्घ चाप, ए क्यू लघु माइनर आर्क, ए पी बी दीर्घ चाप, कह सकते हैं मेजर आर्क ए क्यू बी है। अब देखो इस चाप की आपको लेंथ बतानी है, कैसे बताएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं वृत्त का जो वृत्त की जो परिधि होती है वो आपकी क्या होती है, 2 पाई आर। क्या होती है, वृत्त की परिधि वो क्या होती है आपकी 2 पाई आर। अब देखो इसमें क्या है कि हमने क्या है, ये आपका लघु चाप है, तो लघु चाप है तो इसका कुछ ना कुछ तो आपका एंगल बनना होगा, थीटा होगा, ठीक है, थीटा होगा। तो आप क्या करोगे, लघु, इसे आप एल कह सकते हैं, ठीक है, लघु चाप की लंबाई तो क्या होगी 2 पाई आर। ये तो आपकी संपूर्ण की हो गई, ठीक है, लेकिन हमें तो इस छोटे वाले भाग की निकालनी है लघु चाप की। तो ये क्या होगी, इसकी जो थीटा होगा उसमें आपका 360 से भाग लगा देंगे, तो ये आपकी क्या होगी, लघु चाप की लंबाई होगी। अब आपको क्या है, दीर्घ चाप की लंबाई बतानी है। तो 2 पाई आर, इसमें से आप क्या करेंगे, लघु चाप की लंबाई को आप माइनस कर देंगे। 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर थीटा बटे 360, ठीक है। तो दीर्घ चाप की लंबाई आपकी क्या आएगी, 2 पाई आर, संपूर्ण में से आप लघु चाप की लंबाई को आप इसमें से माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। आप और अच्छी तरीके से सीखने के लिए आप क्या करें, मेरी वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। अब आगे हम टॉपिक पे बढ़ेंगे, वृत्तखंड।
हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे अ, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड पढ़ने से पहले थोड़ा से आप जान लें। तो देखो क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वृत्त का या वृत्त की परिधि वो क्या होती है, आप सभी जानते हैं। ये आपकी 2 पाई r होती है। तो वृत्त आपका ऐसे करके होगा और इसकी ये आपकी त्रिज्या होगी। तो इसकी जो परिधि होगी, परिधि होता है जो वृत्त होगा इसके किनारे की कुल लंबाई। तो किनारा क्या होगा, आपकी वृत्त की परिधि कहलाती है। अब दूसरा, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की परिधि, परिधि वो क्या होगी। तो देखो ये संपूर्ण वृत्त है, अर्धवृत्त इसका आधा हो गया। आधा हो गया तो आपका ऐसे करके होगा। अब आधा होगा तो देखो ये क्या होगी, 2 पाई r। परिधि होगी उसमें आप 2 से भाग लगा देंगे और ये पूरा का पूरा है। तो इसका ये आधा हो गया और ये इसका क्या होगा, केंद्र होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक r। और ये आपका r होगा, a है, इसे आपका b है। तो यहाँ से ए बी की ये लेंथ होगी, वो तो आपकी ये हो गई। लेकिन ये ऊपर वाला तो इसमें जोड़ा जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आर जे बढ़ गया और आर जे बढ़ गया तो कह सकते हैं इसमें 2r बढ़ जाता है। तो इससे वैल्यू बढ़ जाएगी और r इसमें से आप कॉमन ले लेंगे तो पाई+2। तो ये क्या होता है, आपकी अर्धवृत्त की परिधि होती है। इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लें। अब आती बात चतुर्थांश। चतुर्थांश की परिधि। और देखो चतुर्थांश की परिधि क्या होती है। चतुर्थांश कैसा होता है, एक वृत्त का एक चौथा हिस्सा, ये वाला। ठीक है। तो ये आपका ओ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी आर होगी, यहाँ से लेके ये आपकी ये आर होगी। तो चतुर्थांश का मतलब क्या होगा, ये चौथा हिस्सा। ठीक है। तो चौथा हिस्सा, तो ये आपका 2 पाई r बट्टे, इसमें आप क्या करेंगे, 4 का लगा देंगे भाग। तो ये आपका चतुर्थांश, इसकी जो परिधि आ गई ये वाली, यहाँ से लेके इसे आप ए मान है और इसे आप बी मान है। तो ए बी की जो लेंथ होगी वो आपकी ये आ गई। लेकिन ये भी तो इसकी परिधि में, ये बाहर का जो किनारा होगा ये भी तो ऐड होगा। तो इसमें ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, आर, और ये वाला आर। तो ये आपका 2r इसमें और ऐड हो जाएगा। तो इससे आपकी ये वैल्यू 2 बार घट जाएगी। तो पाई r बट्टे, चाहो तो आप इसमें r कॉमन ले सकते हैं, पाई/2 + 2। ये इसकी आपकी चतुर्थांश की परिधि होती है। तो वृत्त की जो परिधि होती है आपकी क्या होती है, 2 पाई r होती है। और अर्धवृत्त की परिधि होती है, ये मैंने आपको बता दिया, पाई ब्रैकेट में पाई+2 आएगी आपकी। और चतुर्थांश की जो परिधि होगी, आर आपकी बाहर आ जाएगी, पाई/2 + 2। ये आपकी चतुर्थांश की परिधि होगी। और इसमें आप समझने का प्रयास करिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आपका ओ क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। ये इसकी क्या होती है, ए और बी, ये ये दोनों बराबर होती हैं। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है वृत्त की। ठीक है। ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी बराबर आर। ये क्या होगी, वृत्त की आपकी त्रिज्या होगी। ठीक है। अब नोट आप लिख लें एक अच्छी तरीके से। वृत्त के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तक खींची गई रेखा वृत्त का क्या कहलाती है, वृत्त की क्या होती है वो, जीवा कहलाती है। ठीक है। इसे आप एक नंबर डालना है। एक वृत्त में, एक वृत्त में अनंत जीवाएं
खींची जा सकती हैं। ठीक है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास होता है। ठीक है। एक व्रत होता है, इसकी व्रत की अगर सबसे बड़ी जीवा की बात करेंगे, जो कि ए बी होगी। इस व्रत की सबसे बड़ी जीवा जैसे क्या है, आपकी ये भी जीवा होगी, ये भी जीवा होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। इसमें मैंने आपको क्या लगाया, एक व्रत में आपकी अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। जीवा क्या होती हैं? व्रत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक खींची गई। एक किनारा ये है और दूसरा किनारा ये है। इस किनारे से होते हुए क्या है, अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है। और की सबसे बड़ी व्रत की सबसे बड़ी जो जीवा होती है, आपकी व्रत का जो व्यास होता है, वो उसकी सबसे बड़ी जीवाएं होती हैं। तो जीवाएं जो होती हैं व्रत की, वही व्रत के दो हिस्सों में आपको मतलब कोई एक जीवा होती है। तो अगर जो सबसे बड़ी जो जीवा होगी उस एक व्रत को क्या है, दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो ना तो वो लघु व्रत खंड होगा, ना तो वो दीर्घ व्रत खंड होगा। ठीक है। उसे हम कह सकते हैं आधे हिस्से में ये आपका क्या हो गया, अर्धव्रत होगा, ये अर्धव्रत हो गया। अगर इसमें आप क्या करें, ऐसे करके दिया है और एक केंद्र से होकर के जीवा ना जाए, उसके नीचे से चली जाए। ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका दीर्घ व्रत खंड होगा। और जो नीचे वाला जो होगा वो आपका लघु व्रत खंड होगा। इसे मैं आगे मिटाल के आपको दोबारा से बताऊंगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा का इस साइड में ये थोड़ा सा इस साइड में कट गया है, इसे आप दोबारा से देख सकते हैं। वृत्त के एक किनारे से दूसरे एक किनारे, यहाँ किनारा लिख रहा होगा, किनारे से खींची गई रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ चली जाती है तो वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं, ऐसे करके बहुत सारी इसमें जीवाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, वो वृत्त का क्या होती है, व्यास। ये आपका एक नंबर में भी आपका पूछ सकता है। ठीक है, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसमें क्या त्रिज्या होगा, त्रिज्या लिखा होगा, व्यास लिखा होगा, या कह सकते हैं उसकी परिधि होगी। ठीक है, ये चीज लिखी हो सकती है। तो उसमें ऑप्शन क्या सही होगा, वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है, वो वृत्त का क्या होती है, व्यास होती है। तो अब आगे देखेंगे। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक पे पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या लिख रहा है, वृत्त का वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ सर्किल। सेगमेंट ऑफ सर्किल इंग्लिश में बोलेंगे से सेगमेंट ऑफ सर्किल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो ध्यान से देखिए। ठीक है, वृत्त की प्रत्येक जीवा, वृत्त को दो भाग, मैंने आपको बताया था जस्ट पहले। एक व्रत होता है, ठीक है, एक व्रत होता है जिसमें क्या असंख्य आपकी जीवाएं होती हैं। और कोई जीवा अगर हमने ऐसे करके काट दी, मान चलो ऐसे बने के बना दीजिए, तो ये इसका क्या है, आपका ओ इसका केंद्र है। ठीक है, ये आपकी ए और बी जीवा है। ठीक है। तो कह रहा है वृत्त की प्रत्येक जीवा, इसमें बहुत सारी जीवाएं होंगी। वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, एक भाग आपका ये और एक भाग आपका ये। ठीक है, इससे बने प्रत्येक भाग को, एक भाग आपका ऊपर वाला, एक भाग नीचे वाला, तो क्या कह लेते हैं, व्रत खंड कहा जाता है। वही व्रत खंड, व्रत के हिस्से हो गए। खंड माने इसका क्या है, व्रत के खंड, मतलब व्रत हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो उसे व्रतखंड कहा जाता है। ठीक है। व्रतखंड, व्रतखंड दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है, एक होता है आपका लघु व्रत खंड। लघु, लघु का मतलब होता है छोटा। अब देखो आप देख रहे होंगे, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है काफी बड़ा है, और ये वाला हिस्सा है क्या है, ये आपका छोटा है। तो इसे आप यहाँ क्यों लिख सकते हैं, तो ये क्या है आपका लघु व्रत खंड। इसे आप पी माने, आप ये आप यहाँ क्यों माने, और इसे बोलेंगे आप दीर्घ व्रत खंड। तो लघु व्रत खंड क्या है आपका, ए पी बी है।
और दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा होगा आपका दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा? AQB। AQB। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या है, आप ये सीखे होंगे कि लघु वृत्तखंड क्या होता है। लघु माने छोटा, किसी वृत्त का छोटा हिस्सा, किसी वृत्त का क्या होगा? छोटा हिस्सा जो होगा उसे बोलते हैं हम लघु वृत्तखंड। और जो बड़ा हिस्सा होगा उसे बोलेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड। तो देखो इनका एरिया कैसे निकालेंगे? क्या एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसे आप इसे साफ करना पड़ेगा। इसे आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप कैसे बताएंगे और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखिए पहले आप समझने का प्रयास करिए बड़े अच्छी तरीके से। देखो क्या है, ये आपका एक वृत्त है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने कई बार बता दिया, ये वृत्त है। ये आपका O इसका केंद्र है। अब देखो O से अगर हमने ऐसे करके दो लाइनें बना दी तो क्या होता है, ये आपका A और B, ये आपकी त्रिज्याएं हैं। इन्हें आप R कह सकते हैं। ये R आपका ये होगा, ठीक है। और यहाँ से A और B को हमने मिला दिया, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है आपका, मैंने आपको बताया था, इसे आप कह सकते हैं P, ठीक है। माना O वृत्त का क्या है? वृत्त का केंद्र है। OA तथा OB त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तथा सॉरी, एंगल AOB जो है आपका वो थीटा है। ये आपका थीटा होगा। इसमें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रचना AB को मिलाया, ठीक है। अब देखो AB को मिला दिया तो क्या हो गया? AB क्या है? अब यह हमने मिला दिया तो क्या हो गया? AB बराबर क्या हो गया? अब ये जीवा हो गई, जीवा हो गई। जब जीवा हो जाती है तो आपने एक पढ़ा होगा 7th क्लास में, 8th क्लास में, तो क्या होता है, केंद्र से जीवा पर कोई भी अगर लंब डालते हैं तो उस जीवा को क्या करता है, वो उसे समद्विभाजित कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या है, हमने ऐसे करके इसे मिला दिया तो इस जीवा को क्या करेगा, ये समद्विभाजित, इस पे हमने लंब डाल दिया तो इस जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो इसमें इसे आप मिला दें, इसे एम है, तो AM बराबर क्या हो जाएगा, BM। क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। त्रिभुज OMA, क्या OMA तथा त्रिभुज OMB से, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं AO बराबर क्या दिया है, OB आपकी क्या है, त्रिज्या हो गई आपकी, ठीक है। एंगल OMA, O
एम ए, और ये क्या है, ओ एम बी, ओ एम बी, ये आपका 90 डिग्री है। और क्या है, ए एम बराबर है किसके, बी एम के। तो कह सकते हैं अतः, अब देखो ये क्या है, ये त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या है यहाँ, ये कर्ण का काम करेगी, ये कर्ण का काम करेगी, हाइपोटोनियस बोलते हैं इसे कर्ण को। तो ये इसके 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण, ये इसके 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण। तो ये आपका ये कर्ण और ये कर्ण दोनों बराबर है, ठीक है, ये आपका क्या है 90 अंश है, ठीक है, और कोई एक आपकी भुजा बराबर है, तो कह सकते हैं अतः आर एच एस प्रॉपर्टीज होती है से, आर एच एस से क्या होगा, त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम त्रिभुज होगा ओ एम बी, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका त्रिभुज ए ओ एम ए और ओ एम बी आपका क्या हो गया, ये आपका सर्वांग सम होगा, मतलब जितना आप कह सकते हैं ये वाला त्रिभुज होगा उतना ही आपका ये होगा। देखो इसमें क्या है कि आप थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, तो ए ओ बी जो एंगल है इसे आप 2 थीटा माने थे, थीटा कुछ भी हो सकता है, 2 थीटा हो 3 थीटा हो। तो जैसे ही हम इसे तोड़ेंगे तो ये इसमें 2 थीटा जो टूट जाएगा दो हिस्सों में, तो इधर आपका थीटा होगा और इधर भी आपका थीटा होगा, जिससे आपके लिए सुविधा हो जाएगी। देखो इतना जो हम 3 जाम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में आपको क्या होगा, ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा उसमें से आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको घटाना पड़ेगा, तब आपका कहीं जा करके ये आपका ये लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल आएगा। तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो त्रिभुज है इसका आपको क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो वो आपको कैसे बताना है, कैसे निकालना है, तो मैं इसको आपको केवल और केवल डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, आपको केवल और केवल इसमें लास्ट में आए जो इसका सूत्र आएगा वो आपको याद करना है, और कुछ नहीं करना है। तो देखो यहाँ देखते हैं त्रिभुज ए एम ओ एम ए से, ठीक है, तो आप कह सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखो ये एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, तो लंब कितना है इसमें, ए एम, और कर्ण क्या होगा आपका, ये है ये ओ ए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बटे आर, इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लें। उन्हें आप इसे क्या करें, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार आपका एंगल जे है तो ये आपका लंब होगा, तो इसका ये आधार होगा ओ एम बटे क्या होगा, कर्ण आपका आर होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, हम्म, कर्ण तो इसे आप ये लिख लें ओ ए, तो ओ एम बटे आर, तो ये हमने साइन थीटा और आपकी ये कॉस थीटा की वैल्यू आपकी निकाल ली है, ठीक है। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे ए एम की वैल्यू निकालेंगे, ए एम बराबर हो जाएगा आपका आर साइन थीटा, और यहाँ से आपकी ओ एम की वैल्यू निकाल लेंगे, ये वाला ओ एम, ठीक है, तो एम की वैल्यू आएगी आपकी आर कॉस थीटा, ठीक। अब आपको निकालना है ए बी, त्रिभुज का आधार, आधार क्या है आपका, ए बी, ए बी आपका आधार होगा ए बी
नहीं, तो ये आपका क्या आएगा आपका ए एम आ गया, ए एम आ गया, और ये आपका ओ ओ एम आ गया, ओ एम आपका ये है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणा आधार, लंब गुणा आधार, तो 1/2 लंब, लंब आपका क्या है ओ एम, तो ओ एम की वैल्यू कितनी है, आर कोस थीटा, और आधार, आधार इसमें आपका ए बी होगा, तो आधार आपका ए बी होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 2 गुणा इसकी, ए बी की अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ए बी की वैल्यू होगी ए एम गुणा 2, क्योंकि ये दूरी यहाँ से है और ये दूरी आपकी बराबर है, तो ये आएगा आपका 2 गुणा आर कॉस थीटा, ये आ जाएगा, तो 2 गुणा आर कॉस थीटा, देखो 2 से आपकी ये वैल्यू कट जाएगी, तो ये आपका आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, इसमें आप क्या करेंगे, 2 का गुणा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटे 2, तो आर स्क्वायर बटे 2, तो ये होता है आपका sin 2 थीटा, तो जो आपका जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो आपका आर स्क्वायर बटे 2 इंटू sin 2 थीटा आएगा, तो इसमें आपको क्या करना है, लघु 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 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आएगा आपका, तो त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का, ओ ए बी का जो क्षेत्रफल होगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो लघु वृत्तखंड लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा आपका पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा, और इसका जो क्षेत्रफल हुआ आपका आया कितना, आर स्क्वायर बटे 2 sin 2 थीटा। ठीक है, और दीर्घ का निकालना होगा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल वो कितना आएगा, उसमें से पाई आर स्क्वायर में से आपका लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपका माइनस हो जाया करेगा। ठीक है, तो आपका मेनली इसमें क्या था, मेनली आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आपको कैसे ज्ञात करना है वो सारा का सारा मैंने इसमें डिस्क्राइब करके आपको बता दिया था, तो ये आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया करेगा वो आर स्क्वायर बटे 2 sin 2 थीटा आया करेगा। ठीक है, जिससे क्या है आपका लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, लघु वृत्त खंड, यहाँ खंड और आएगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, आगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण में से पाई आर स्क्वायर में से इसका क्या होगा, लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन कंपटीशन के एग्ज़ाम में हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है छोटी छोटी कैलकुलेशन को, मतलब जो कैलकुलेशन दी हुई है उनको छोटा कैसे किया जाए। छोटा करने के लिए क्या है कि सबसे पहले तो हमें टेबल आनी चाहिए अच्छी तरीके से, तो हमें कम से कम 20 या 25 तक तो टेबल आनी चाहिए, और करीब करीब हमें 35-40 तक आपको वर्ग आने चाहिए, और अच्छी तरीके से आपको 20 तक आपके घन आने चाहिए। फिर बात आती है तो कॉमन चीज़ रही, इनको तो आप लगभग सभी याद कर लेंगे। फिर बात आती है कि जो गणनाएं होती हैं उनको सरल करने के लिए तरीके कौन कौन से होते हैं, जैसे कि यार दो संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं, ठीक है, और किसी संख्या का आप वर्ग कर रहे हैं, तो हम ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपकी कैलकुलेशन को कम से कम समय में सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, तो उसी क्रम में मैं आज आपको बताऊंगा कि इन दो संख्याओं का आप आपस में गुणा करेंगे, और उनको गुणा करेंगे तो क्या कम से कम समय में
जल्दी से जल्दी कैसे गुणा करें। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे ऐसी संख्याओं का गुणा जो 100 के नजदीक हो। मतलब आपको क्या है, ऐसी संख्याओं का आपस में गुणा करना है जो कि 100 के नजदीक हो। 100 के नजदीक से मतलब क्या है, 100 से 10-12 कम हो, 15 कम हो, 100 से 10-12 ज़्यादा हो, जिससे क्या है कि आपकी गुणा करने की जो कैपेसिटी है वो तेज हो जाए। ठीक है, तो जैसे आपकी 96 दिया है और ये आपको 94 दिया है, इनका आपस में आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो जैसे क्या है, आप प्राइमरी क्लास में आप करते आए कि भाई 96 का आप ऐसे लिखते हैं और ये आपका 94 दिया है और इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कुछ संख्या आती हैं। ठीक है, फिर यहाँ इंटू लगाते हैं, यहाँ कुछ संख्या आती हैं, फिर तीसरे क्रम में इनको सबको प्लस किया जाता है, तो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ संख्याएं आती हैं, तब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप क्या है कि मौजवानी ही आप इसे बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, और इन मल्टीप्लाइज को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका बैंक का हो या रेलवे का हो, कहीं भी आप तरीका, तो ये तो मल्टीप्लाई करने के तरीके हैं आपके आने चाहिए। जिसने आपके मल्टीप्लाई कम समय में किया वो ज़्यादा नंबर क्वेश्चन करेगा, ज़्यादा जल्दी सिलेक्शन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सीखने का प्रयास करें। देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इन सब का जो क्या होता है, जो ये क्या है, ऐसी संख्याओं गुणा जो 100 के नज़दीक है। 100 के नज़दीक से मतलब क्या है, इसका जो बेस है, इसका जो बेस है आपका 100 है। क्या है, बेस इसका 100 है। ठीक है, तो बेस इसका 100 है, तो क्या करेंगे, 100 में से ये संख्या 100 से कितना कम है, 100 से ये संख्या आपकी 4 कम है। ठीक है, 94 ये 100 से कितना कम है साहब, 94 100 से 6 कम है। ठीक है, स्टेप स्टेप करते जाइए, और अगर एक बार सीख गए तो आप बड़े जल्दी से कर सकते हैं। तो देखो, स्टेप अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। स्टेप, सॉरी, स्टेप फर्स्ट, तो क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 4 इंटू माइनस का 6, देखो माइनस माइनस आपका प्लस होता है, 4 6 24 आएगा, 4 6 जा 24, तो इसका 24 लिख देंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, 96 में से क्रॉस घटाना है आपको, या तो आप इसे घटाइए या आप कुछ नहीं कर सकते, आप इसे इसमें से घटाइए, तो 94 माइनस का 4, इन दोनों से ही आपकी आपकी बराबर संख्या आएगी, तो ये आपका कितना आएगा, 90। इससे करेंगे तो भी 90 आएगा, इसे करेंगे तो भी 90 आएगा, तो 90 आप यहाँ रख देंगे और इसका ये मल्टीप्लाई हो गया। बस, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपका स्टेप फर्स्ट है, ये आपका स्टेप सेकंड है। अब जैसे क्या है, आपका 93 दिया है और 95 दिया है, तो दो करने के लिए क्या करेंगे, जैसे तो मैंने ये वाला जो कराया है वो आपको क्या है, सिखाने के पर्पज से कराया है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो ये संख्या है, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ ऊपर लिख दें आप, ये इससे कितना कम है, 7 कम है, ये इससे कितना कम है, 5 कम है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे, माइनस माइनस से आपको प्लस होता है, 7 35 आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया, या तो ये आप इसे इसमें से घटाओ या इसे क्रॉस घटाना है आपको, तो इसमें से इसे माइनस कर दो, या आप इसे इसमें से माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 93 माइनस तो कितना आएगा, 88 आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बड़े आसानी से आप इनको कर सकते हैं। ठीक, जैसे 92 दिया है और ये 98 दिया है। ठीक है, तो ये कितना कम है, 8 कम है, ये कितना है, 12। ठीक, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 8 = 96, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 96 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से आप इसे माइनस करें, इसमें से आप इसे माइनस करें। ठीक है, बराबर संख्या आएगी आपकी, तो ये आपका यहाँ क्या आएगा, 80 आएगा, ये आपका आंसर है। बड़े आसानी से आप कर सकते हैं।